ब्रेन स्ट्रोक सबसे ज़्यादा देखा गया है मॉर्निंग में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होता है। नॉर्मली ये देखा गया है कि ये जो पहला वाला जो मैंने बोला, खून गाढ़ा हो जाने के कारण नली में ब्लॉकेज आ जाना, ये 85% पेशेंट्स में, जो ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं, जो भी ऐसे लक्षण आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कमजोरी आई और चली गई, तो इसका मतलब है कि खून की नली जाम हुई, अपने आप क्लियर हो गई, वापस पूरी ताकत आ गई। ये वार्निंग साइन है। सर्दियों का मौसम आते ही ब्रेन स्ट्रोक्स का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या केयर करनी चाहिए, पेशेंट्स के फैमिली मेंबर को कैसे रिएक्ट करना चाहिए, ये सब जानेंगे इस वीडियो में। हमारे साथ झारखंड के जाने माने न्यूरोसर्जन मौजूद है, डॉक्टर संजय कुमार। आज उनसे हम बातचीत करेंगे, कॉन्वर्सेशन करेंगे और जानेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक जब आता है तो आपको क्या कुछ स्टेप्स उठाने चाहिए। सबसे पहले आपको बता दें कि डॉक्टर संजय कुमार जाने माने न्यूरोसर्जन हैं। इन्होंने बहुत सारे केसेस को आसानी से हैंडल किया है। ट्रॉमा केसेस भी इनके पास बहुत सारे आते हैं, जिसे इन्होंने बहुत ही सिंपली हैंडल किया है और इन्होंने बहुत सारे शहरों में काम किया और अभी ये झारखंड के राजधानी रांची के क्यूरेस्टा हॉस्पिटल में एज अ डायरेक्टर ऑफ न्यूरो साइंसेस काम कर रहे हैं। आइए उनसे सबसे पहले जानते हैं जो बेसिक क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है कि ब्रेन स्ट्रोक होता कैसे है। ब्रेन स्ट्रोक को आम भाषा में लोग लकवा बोलते हैं, क्योंकि उन्हें सबसे पहले जो दिखती है वो एक साइड का पैरालिसिस, तो उसे बोलते हैं इस पेशेंट को लकवा हो गया। बट ब्रेन स्ट्रोक इंग्लिश वर्ड है और आज की तारीख में पूरे वर्ल्ड में इसकी सीरियसनेस को समझने के लिए या लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए नया शब्द इस्तेमाल हो रहा है, वो ब्रेन अटैक। आप जानते हो हार्ट अटैक, सब जानते हैं हार्ट अटैक, तो हार्ट अटैक जैसे शब्द आते बोले जल्दी कुछ करो करके, बिकॉज अटैक एक शब्द ऐसा है जैसे उसका रिएक्शन अच्छा होना चाहिए, तो शायद इसीलिए पूरे विश्व में ब्रेन अटैक वर्ड इस्तेमाल की गई है। अब आते हैं ब्रेन स्ट्रोक। जब आप कहते हैं तो ब्रेन स्ट्रोक 2 प्रकार की होती है। एक तो मैंने आपको लकवा बोला और थोड़े अच्छे हिंदी में बोले तो पक्षाघात, शरीर के एक पक्ष में आघात, पक्षाघात। ब्रेन स्ट्रोक 2 प्रकार के होते हैं। एक होती है जो कि शरीर में, आप जानते हो बहुत सारी नलियां होती हैं, खून, ब्लड वेसल्स होते हैं और उनसे खून की प्रवाह होती है। हार्ट में क्या होता है, खून की प्रवाह रुक जाती है, मतलब नली जाम हो जाती है या नली पतली हो जाती है, ब्लड हार्ट को नहीं पहुंचा, सीवियर चेस्ट पेन हुआ, पसीना हुआ, घबराहट हुआ, लोगों को लगता है हार्ट अटैक हो गया। उसी तरह ब्रेन में भी नलियां जाती है। जिस प्रकार से हार्ट में कोई कचरा हो गया या खून गाढ़ा हो गया या बहुत सारे कारण है, उसमें मैं आता हूँ, तो उसी तरह ब्रेन में अगर नली में सिकुड़न आ गई या नली में कुछ फंस गई तो ब्लड फ्लो रुक जाएगा। फिर जिस भाग में ब्लड नहीं पहुंचा ब्रेन में, उसको तो खाना नहीं मिलेगा। ब्रेन को जिंदा रहने के लिए ब्लड और ग्लूकोज, ये 2 चीज़ बहुत ज़रूरत चीज़ होती है। तो नली से अगर रक्त की प्रवाह रुक जाती है तो जिन जिन ब्रेन के इलाकों में ब्लड नहीं पहुंचेगा उसकी फंक्शन बंद हो जाएगी। अब इसके ऊपर लक्षण निर्भर करता है कि कौन सा ब्रेन का भाग को ब्लड सप्लाई नहीं मिला। किसी की बोली चली जाती है, किसी को एक हाथ पैर में लकवा मार देता है, या और सारे लक्षण से मैं बाद में आता हूँ। तो एक तो ये हो गया, इसे हम बोलते हैं इश्केमिक स्ट्रोक या ब्रेन इन्फार्क्ट। एक कॉमन भाषा और आम लोगों को मुझे लगता है जानना चाहिए इन सारी टर्मिनोलॉजी को, और आज के डिजिटल युग में लोग पढ़ भी सकते हैं कि एग्जैक्टली है क्या। एक दूसरा शब्द का इस्तेमाल होता है, उसे कहते हैं ब्रेन हैमरेज। ब्रेन हैमरेज क्या हुआ, हैमरेज का मतलब ब्लीडिंग। तो ब्रेन में नली का फट जाना, फटेगा जैसे पाइप लीक कर जाती है तो कैसे पानी बह जाता है, तो खून की नली अगर फट गई तो ब्लड लीक करेगा और एक खून का थक्का बनेगा, जो ब्रेन में जब सीटी स्कैन में देखते हैं और बीच में वाइट कलर दिखता है सीटी स्कैन में। ये मैं आम लोगों को जानने के लिए, समझने के लिए इन शब्दों को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। सीटी स्कैन में ब्रेन क्लॉट वाइट दिखता है। तो छोटी हैमरेज हुई तो छोटा साइज, बड़ा हैमरेज हुआ तो बड़ा साइज। तो नॉर्मली ये देखा गया है कि ये जो पहला वाला जो मैंने बोला, खून गाढ़ा हो जाने के कारण नली में ब्लॉकेज आ जाना, ये 85% पेशेंट्स में, जो ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स हॉस्पिटल में आते हैं,
उसमें 85% ये वाली होती है, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे आता है। लकवा तो तुरंत मार देगा या जवान लड़खड़ाएगी ऐसी, लेकिन ये इतना धीरे आता है तो लोगों का रिएक्शन भी धीरे होता है। और ये एक ऐसी जो खून की ब्लॉकेज वाली जो चीज़ है, ये ट्रीटेबल ऐसा है कि अगर 3 घंटे के अंदर, अगर हम थ्रोम्बोलाइसिस प्रोग्राम बोलते हैं, जैसे आप बेसिन जाम हो गया तो एक केमिकल डालते हैं, नली साफ हो जाती है, उसी तरह दवाइयाँ आती हैं जो कि अगर आप इंजेक्शन देते हो उस क्लॉट के पास जाती है, उसको गला के ख़त्म कर देती है और रक्त का प्रवाह फिर से शुरू हो जाता है। और वो जो ब्रेन का जो पार्ट को ब्लड कम मिल रहा था उसे मिलना शुरू हो जाता है, ब्रेन रिकवर कर जाता है। लेकिन एक लंबे अंतराल के बाद, करीब 4.5 घंटा 5 घंटा हो जाने के बाद ब्रेन के वो सेल्स मर जाते हैं। तो थ्रोम्बोलाइसिस है, ये जानकारी लोगों को नहीं है कि जल्दी अस्पताल जाएंगे तो इलाज, ये वाली इंजेक्शन लग जाएगी, थोड़ी महंगी आती है, लेकिन लग जाने से बहुत मरीज पूर्णतः ठीक हो जाते हैं। बट दूसरी वाली जो 15% है, ये ब्रेन हैमरेज जब होता है ना तो बहुत तेज़ दर्द होगा सिर में और बहुत सारे जो लक्षण हैं, और तब अस्पताल गए, CT स्कैन किया, ब्रेन हैमरेज दिखा तो लोग हरकत में आते हैं। सिर्फ 15% वाले हरकत में आते हैं, आने किसको चाहिए? 85% वाले को। तो चूंकि ये बहुत तेज़ी से होता है इसलिए लोग तेज़ी से हॉस्पिटल भी पहुंचते हैं, इनफैक्ट वाले कम पहुंच पाते हैं, ये विडंबना है। कौन से मोस्टली एज ग्रुप में देखा गया है कि ज़्यादा देखिए, प्रॉब्लम को देखा गया? अब जैसे एक धारणा बनी है कि ओल्ड एज में होता है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ आजकल यंग एज में भी तनाव इतना ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर कम उम्र के लोगों में पाई जा रही है, खास करके जो सेल्स में हैं, जो बहुत ट्रैवलिंग करते हैं, जिनका लाइफस्टाइल फिक्स नहीं है, ऐसे लोगों को तनाव के कारण ब्लड प्रेशर है, उनको पता नहीं है। सो आई सजेस्ट कि 30 साल के ऊपर लोगों को अब रेगुलर चेकअप करानी चाहिए, खास करके उन ऐसे लोगों को जिनका कि वर्क और लाइफस्टाइल ऐसा है जिसमें कि स्ट्रेस इन्वॉल्व है। दूसरी चीज़ है, जो ओल्ड एज में है उनको रेगुलर चेकअप तो करनी चाहिए। नॉर्मली देखा गया है कि 50-55 के ऊपर, खास करके जिन्हें ब्लड प्रेशर है और जिन्हें कोलेस्ट्रॉल है, मैं कारण पे आ जाता हूँ। कुछ कारण ऐसे जैसे फैमिली में चला आ रहा है, जिसको हार्ट अटैक है तो उसको हार्ट अटैक आ सकती है, जेनेटिक। तो जिससे ब्रेन स्ट्रोक एक बार हुआ है, उससे उस फैमिली में किसी को भी ब्रेन स्ट्रोक होने का खतरा रहता है। हाई ब्लड प्रेशर अकेले है तो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है कि अगर ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल्ड हुआ, कुछ लोग ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खाते हैं लेकिन कंट्रोल नहीं रहता है तो उनको पता नहीं चलता है। कुछ लोगों को पहली बार पता चलता है, हेडेक खाएंगे, पैरासिटामोल खाते रहेंगे, माइग्रेन बोलते रहेंगे, लेकिन हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर हो, तो ब्लड प्रेशर चेक कराना चाहिए। तो हाई ब्लड प्रेशर एक कारण है। डायबिटीज़ अगर है तो दूसरा कारण है। अब ये 1+1 2 नहीं होता है, 1+1 11 हो जाता है, मतलब मल्टीप्लिकेशन हो जाती है, रिस्क फैक्टर्स डबल हो जाती है। अगर इसके साथ में, एक तो मैंने हिस्ट्री बता दी फैमिली की, दूसरी है हाई कोलेस्ट्रॉल, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, मोटापा, शिथिल जीवन यापन, जीवनचर्या, जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, और इसके अलावा और अगर कोई बीमारियां हैं, बट ये मोटा मोटी अगर ये 4-5 चीज़ों को पकड़ के चले तो ये सब निश्चित रूप से ब्रेन का इश्कीमिक हो या ब्रेन हैमरेज हो। हाई ब्लड प्रेशर वाले जो होते हैं उन्हें ब्रेन हैमरेज ज़्यादा होने की चांस है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, खून की नली फटेगी, हैमरेज होगा। जो स्ट्रोक वाले, जो इश्कीमिक स्ट्रोक वाले हैं, उसमें ये सारे मिलके खून उस समय बीपी हाई हो जाती है, बट अदरवाइज उनकी बीपी कम रहती है। बट डायबिटीज़ के कारण या और चीज़ों के कारण जो खून की नलियों में चेंजेस आते रहते हैं, उसके कारण भी खून गाढ़ा हो गया या खून की नली सिकुड़ गई, उसमें जाके ब्लड प्रवाह कम हो गया। तो ये सब कारणों से ये लकवा होता है। और जैसे कि ठंड के मौसम में ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है, तो हाइड्रेटेड रहना कितना ज़रूरी है, डाइट कैसी होनी चाहिए जो असर डाले? ये बहुत ही अच्छा सवाल है। लोगों के मन में कौतूहल बनी रहती है कि ठंड के टाइम में क्यों। और निश्चित रूप से अभी हॉस्पिटल्स, जितने हॉस्पिटल्स हैं, ब्रेन स्ट्रोक ठंड में ज़्यादा होते हैं, तो ये बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। वेदर भी हो गया एक रिस्क फैक्टर। आपने एक अच्छी चीज़ कही, डिहाइड्रेशन। आपको मैंने बताया 85% ब्रेन स्ट्रोक जो है वो खून गाढ़ा होने के कारण होता है। अगर आपके शरीर में 5 लीटर सपोज वॉल्यूम है, बहुत लूज मोशन हो गई, बहुत, तो पानी गया, लोग कमज़ोर होंगे, कमजोरी लगेगी, चल नहीं पाएंगे, ऐसा कुछ होता है। तो क्या बोलते हैं, पानी का घोल पिलाओ, पानी जाना चाहिए, वॉल्यूम हैज़ टू बी रिप्लेस बाय वॉल्यूम।
वो नहीं होता है तो अल्टीमेटली डिहाइड्रेशन हो जाती है। ये तो मैंने नॉर्मल डिहाइड्रेशन की बात बता रहा हूँ आपको। ठंड में लोग पानी कम पीते हैं तो डिहाइड्रेशन तो नहीं कहेंगे, उनकी बॉडी नॉर्मल रिक्वायरमेंट हो जाती है, लेकिन बाकी रिस्क फैक्टर्स जो हैं उनके साथ में आप पानी भी कम पी रहे हो। एक दूसरी, ठंड में नलियाँ सिकुड़ जाती हैं। शरीर अपने आप को गर्म रखने के लिए पूरे शरीर ऊपर से नीचे तक खून की नली पतली हो जाती है, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं। ठंड में रक्त की प्रवाह कम हो जाएगी। खून अगर गाढ़ा है तो उसके कारण भी रक्त की प्रवाह कम हो जाएगी। तो ठंड में लोगों को बचनी चाहिए। खास करके लोगों को देखा गया है कि जिन्हें, जो बुजुर्ग हैं, वो मॉर्निंग वॉक को निकलते हैं, उनकी आदत हमेशा जो रहती है वही उतनी सवेरे उठ जाएंगे। ठंड में आपको मॉर्निंग वॉक करनी है तो आप 1 घंटा 1.5 घंटा बाद में निकलिए, और निकलते हैं तो पूरी कवर करके निकलिए। बॉडी को वार्मथ होनी चाहिए कि लोग धूप निकलने के बाद निकले तो ज़्यादा अच्छा है। दूसरी चीज़ है, आपने सुना होगा कि लोग सोने गए रात को तो बढ़िया है, खाना पीना खाए, और सुबह उठे जभी तो एक अंग काम नहीं कर रहा है, या बेहोश हैं, या होश में है लेकिन एक साइड कमजोरी है। ब्रेन स्ट्रोक सबसे ज़्यादा देखा गया है मॉर्निंग में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक होती है। उसका रीज़न ये होता है कि लोग ब्लड प्रेशर की दवाई जो खाते हैं, मान लो डेली सुबह खाते हैं, एक ही दवा खाते हैं, अगर ब्लड प्रेशर पूरी तरह कंट्रोल नहीं रहा तो उसकी असर सुबह थोड़ी कम हो जाती है। प्लस रात को जो बॉडी की जो मेटाबॉलिज्म है, जो बॉडी की जो अपना एक सर्काडियम रिदम है, उसके कारण मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा स्ट्रोक होने की भी रिस्क रहती है। तो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ कुछ सुबह कुछ शाम, डॉक्टर्स ही बताएंगे कैसे क्या करना है। हर एक पेशेंट में सेम मेडिसिन काम नहीं करती है, तो वो 24 आवर्स कवर करना चाहिए ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ इस रूप में लें। कुछ लोग दिन के किसी एक टाइम पे ही ब्लड प्रेशर नापते हैं, ऐसा नहीं करना है, अलग अलग टाइम पे ब्लड प्रेशर नापना है, तो उससे आपको पता रहेगा कि 24 आवर्स कंट्रोल है कि नहीं। तो इसलिए, और ठंड में बहुत बार लोग क्या करते हैं, जिम जाते हैं, ठंड है बहुत ज़्यादा, अगेन डिहाइड्रेशन हो रही है वहाँ पे भी। तो दूसरे, ठंड में कार्डियक जो स्ट्रोक होती है, हार्ट का स्ट्रोक और ब्रेन का स्ट्रोक का जो रिस्क फैक्टर्स है, ये सब दोनों लगभग सामान्य ही है। उसकी नली में ब्लड सप्लाई नहीं गई, इसकी नली में ब्लड सप्लाई नहीं गई, दोनों उसमें जाम हो जाती है। यहाँ ब्रेन हैमरेज भी होती है, मतलब फटती भी है नली। हार्ट की नली फटती नहीं है हाई ब्लड प्रेशर से, तो ये अंतर है। तो लोगों को जाड़े में बहुत सावधान रहना बहुत ज़रूरी है, और वार्म होना बहुत ज़रूरी है, और गर्म पानी पीने का जो लोगों में चलन है, ये सिर्फ इसलिए कि ये वार्म रहे, सडन रिएक्शन नहीं होना चाहिए। कुछ लोगों में ये देखा गया कि सुबह उठते हैं और उन्हें नहाने की आदत है, सुबह 5 बजे ठंडे पानी से नहा लेंगे, ये भी ठीक नहीं है। कल ही एक पेशेंट बोले रात को हमें आदत है, बाथरूम जाते हैं, बाहर निकलते, पैर धोते, ठंडे पानी से उसने पैर धो लिया। अब शरीर गर्म करने के लिए ब्लड वहाँ जाता है, तो मस्तिष्क में ब्लड कम हो गई, ये एक एक्सप्लेनेशन हो सकता है। और एक मेडिकल टर्म आता है गोल्डन आवर, जैसे कि बताया कि 85% लोग जाते ही नहीं हॉस्पिटल, सोचते नॉर्मल दर्द है ठीक हो जाएगा। तो फिर वो गोल्डन आवर क्या है टर्म, और क्या करना चाहिए उस दौरान? गोल्डन आवर आप जानते हैं कि जब भी कोई घटना घटी, जैसे कि एक्सीडेंट हुआ, सिर में चोट लगी, उसके बाद के 2-3 घंटे को गोल्डन आवर्स कहा जाता है। उसी तरह अगर ब्रेन में स्ट्रोक की इनफैक्ट कोई बीमारी हो जिसमें कि डैमेज अधिक होने के चांसेस है, तो उसके फर्स्ट फ्यू आवर्स गोल्डन आवर्स कहलाते हैं। तो जैसे हेड इंजरी में भी तुरंत करना चाहिए। इसमें भी अगर लक्षण जैसे आई एक तो अभी हमने आपको बताया कारण क्या क्या है। अभी ये जो कारण है, इन कारणों से अगर आप बचते हो तो ये बचाव हो गया। अब लक्षण पे अगर आते हैं तो लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए, आपके माध्यम से मैं लोगों को बताऊं कि घर में है और जिसको रिस्क फैक्टर्स है उसके प्रति सचेत रहें। बुजुर्ग हैं या जिन्हें ये सारी चीज़ें हैं रिस्क फैक्टर्स, वो रेगुलर चेकअप कराते रहें। एक तो ये हो गई। लेकिन लक्षण अगर आई तो एक शब्द याद रखना है, अचानक, सडन। अचानक सिर में दर्द होना, उल्टियाँ आनी, अगर रोशनी ऊपर से अगर नीचे आए तो रोशनी में कमी होना, डबल डबल दिखना, जबान लड़खड़ाना, मुंह का टेढ़ापन होना, एक हाथ में कमजोरी आना, या पहले झिनझिनाहट से शुरू होना, उसका धीरे धीरे उसमें ताकत की कमी हो जानी,
हाथ में, पैर में, या दोनों, अक्सर हाथ और पैर, क्योंकि ब्रेन के अगर लेफ्ट साइड में स्ट्रोक आया है तो बाएं राइट साइड में प्रॉब्लम होगी, उल्ट क्रॉस होता है। और बहुत बार ऐसे हो तो ब्रेन हैमरेज हुआ, हाथ पैर में कमजोरी नहीं आई, वो ब्रेन का मेन पार्ट में ब्लीडिंग हो जाती है, वो पेशेंट तो सीधा बेहोश होकर अस्पताल में पहुंचते हैं। उसके बाद मिर्गी का झटका आना, तो सिर दर्द, कमजोरी, जबान लड़खड़ाना, मिर्गी का झटका आना, ये 4-5 चीज़ों को अगर याद रखें तो आप समझिए कि ब्रेन स्ट्रोक है। बहुत बार एक इंसान शिथिल पड़ जाता है और कल तक तो ठीक थे, अभी देखिए ऐसा हो गया करके, हल्का वीकनेस है, हल्का ही है तो माइल्ड स्ट्रोक भी हो सकता है। ये माइल्ड स्ट्रोक तो फिर कन्वर्ट होकर बड़े स्ट्रोक में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द टाइम कि जल्दी से ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो जो भी ऐसे लक्षण आते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कमजोरी आई और चली गई, तो इसका मतलब है कि खून की नली जाम हुई, अपने आप क्लियर हो गई, वापस पूरी ताकत आ गई, ये वार्निंग साइन है। इमीडिएटली चेकअप कराना चाहिए। लोगों को लगता है ये तो था, हम ठीक हो गए, सरसों का तेल मालिश कर दिए, तलवे में घस दिए और ये सब कर लिया हमने, हम ठीक हो गए। नहीं, आप चेकअप करा लीजिए। लोग चेकअप करने से लोगों को परहेज नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए, बिकॉज प्रिवेंशन इज क्योर, इस पर ध्यान देनी चाहिए। अब मोस्टली सारा ब्रेन स्ट्रोक के बारे में कवर हो चुका है, आप कुछ अपने तरफ से बताना चाहेंगे प्रिकॉशंस? जी जो रिस्क फैक्टर्स आप कम नहीं कर सकते हैं, जैसे किसी के फैमिली में हुआ है, वो तो है आपने, तो आपको सस्पिशन और आपको लाइफस्टाइल ठीक करके रखनी चाहिए। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो होती है, जो शिथिलता है, वो आप कम से कम, जो स्टैंडर्ड रिकमेंडेशन है कि 20 मिनट्स वॉक जरूर करें, 45 मिनट्स करते तो और बढ़िया है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, कभी कभी करें 2-3 मिनट बहुत ज़्यादा करेंगे फिर बंद हो जाएंगे। कुछ लोग आपने देखा होगा कि जिम में उनकी डेथ हो जाती है जिम करते करते। टू मच ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। अचानक बहुत ज़्यादा एक्टिविटी करते हैं जी, हैवी वेट से अलावा ज़्यादा वर्कआउट कर लेते हैं, तो कुछ लोग का कहना है कि वैक्सीन के कारण हो रहा है इतनी मौतें। अभी जानकारी ज़्यादा आ रही है, मीडिया एक्सपोजर ज़्यादा है, नॉलेज लोगों तक, न्यूज़ ज़्यादा मिल रही है, इसलिए बोल रही ज़्यादा हो रहा है। होता पहले भी था, शायद लोगों को जानकारी नहीं थी। तो एनीथिंग जो करें मॉडरेशन करें। आप देखिए गर्मियों बोलते हैं आप एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो पानी पीते रहें, जाड़े में तो कोई नहीं बोलता पानी पीते रहें। डिहाइड्रेशन तो वहाँ भी होती है, बट गर्मियों में डिहाइड्रेशन ज़्यादा होती है, तो इसलिए आपको ज़्यादा पानी पीना है। शरीर अपने आप सिम्टम्स के साथ बता देगा आपको क्या चाहिए, बट एनीथिंग शुड बी डन इन मॉडरेशन, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। और सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं ये देना चाहता हूँ, एक है प्रिवेंशन के ऊपर, कि हर एक घर में मशीन रखें, रेगुलरली चेकअप करते रहें। कुछ लोग दवाइयाँ खाते हैं रेगुलर, अचानक ब्रेन हैमरेज लेके आएंगे। सर खाते थे दवाइयाँ, 2 दिन से बंद कर दिया, क्यों? सर शादी में गए थे गांव, वहाँ पे दवाई तो नहीं लेके गए, भूल गए, ख़त्म हो गया, या वहाँ पे दवाइयाँ थी लेकिन वो एक्साइटमेंट और रात भर जग गए और ऐसी चीज़ों के कारण वो ब्लड प्रेशर बढ़ गई। सो दवा ना खाना एक बहुत बड़ी गलती है, दवा रेगुलर खाना चाहिए। दूसरी चीज़, दवा खा रहे हैं तो उनको सिक्योरिटी रहती है, मैं तो दवा खा रहा हूँ मुझे कुछ नहीं होगा। आप दवा खा रहे हो, चाहे डायबिटीज़ की हो, चाहे ब्लड प्रेशर की हो, आप मेजर भी करते रहिए। आपको सिम्टम्स नहीं है तब भी इंटरवल आप वीकली कर लो, बट अगर कभी सिम्टम्स आई तो तुरंत कर लो। एक तो ये हो गई। दूसरी जो मैंने लाइफस्टाइल के बारे में, तो परिवर्तन के बारे में मैंने आपको मेंशन कर ही दी। अगर लक्षण हुआ तो तुरंत पहचाने, डाउट हुआ तो बेटर रूल इट आउट कि नहीं है ब्रेन स्ट्रोक। हॉस्पिटल जाइए, डॉक्टर बोलेंगे नहीं आपको ब्रेन स्ट्रोक नहीं है, वेरी हैप्पी, गो होम। तीसरी चीज़ है कि डॉक्टर जो सजेस्ट करते हैं, गो टू द बेस्ट प्लेस एंड उनकी फॉलो करिए एडवाइस। वहाँ पे अपना फला ने ये बोला, फला ने वो बोला, इसमें कन्फ्यूजन में टाइम जब निकल जाती है, ये गलती ना करें। दूसरी जो इश्केमिक स्ट्रोक मैंने बोला, जिनको कि खून गाढ़ा हो जाता है, उन्हें कार्डियक चेकअप करने चाहिए, क्योंकि खून में कभी कभी थक्का बन जाती है हार्ट में, और वो छोटा टुकड़ा निकल के ब्रेन में जाएगी। अगर बड़ी नली को जाम किया तो बड़ा डैमेज, छोटी नली को जाम किया तो छोटा डैमेज, डैमेज इज़ डैमेज। ये हो गई। और जो गवर्नमेंट से मैं चाहता हूँ कि स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स में इन दोनों चीज़ को इंक्लूड करे, ग्लूकोमीटर और बीपी मशीन। इंडिया डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, ये सब जानते हैं, तो इसलिए डायबिटीज़ से लोगों को प्रिवेंशन करनी चाहिए। खान पान में रोज़ नई जानकारी आ रही है, नई जानकारियों के हिसाब से चलनी चाहिए। पुरानी जानकारी के हिसाब से तो लोगों को लगता है कि वही जानकारी सही है। कभी कभी लोग बोलते हैं कि ना इस उम्र में इतना ब्लड प्रेशर 180 तो ठीक लग रहा है, ऐसा नहीं है।
उनको डॉक्टर्स, प्रॉपर डॉक्टर्स के पास जाएं और वो जो एडवाइस करते हैं वो करें। ये जो खुद को समझा लेते ना नहीं हमारा नॉर्मल यही है, ये गलत है। तो ये सब कुछ मिथ हैं जिनसे लोगों को बचनी चाहिए। और जैसे मैंने ठंड के मौसम में, जाड़ों के मौसम जो मैंने कहा, और ख़ास करके चेंज ऑफ सीज़न जब होती है, फ्लक्चुएशन ऑफ टेम्परेचर जो होती है अक्टूबर के महीने में और फरवरी के महीने में, ये भी उतने ही डेंजरस है। तो उस समय भी बचना चाहिए। लोग बहुत ठंड आती है तब गर्म कपड़ा पहनना शुरू करते हैं। तो और ख़ास करके जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है उनको ज़्यादा वल्नरेबल एज ग्रुप, एल्डरली एज ग्रुप, इन लोगों को ज़्यादा करनी चाहिए। खास करके टोपी अगर आप ज़रूरत है ओल्ड एज के लिए उन लोगों को, या जिसको एक्सट्रीम चिलिंग कोल्ड है तो उसमें तो आप ले लीजिए, क्योंकि सिर के जो ब्लड वेसल्स हैं, स्किन में ही ब्लड वेसल्स हैं, नो प्रॉब्लम, बट सिकुड़ेगी वो। और बाकी चीज़ों के साथ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम, कोई एक प्रॉब्लम के कारण कोई चीज़ हो कोई ज़रूरी नहीं है। ये मल्टीपल प्रॉब्लम्स कमिंग टुगेदर एक बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। इन सब चीज़ों के ऊपर ध्यान देनी चाहिए। तो लक्षण को पहचानने में देर ना करें, राइट हॉस्पिटल, राइट डॉक्टर, राइट सेटअप में जाने में देर ना करें, उसको पहले से चूज़ करके रखें। डॉक्टर जो एडवाइस कर रहे हैं वो करें, आप टाइम पे मेडिसिन रेगुलरली खाएं। मुझे लगता है कि अगर इन सब चीज़ों पे छोटी छोटी बातें अगर ध्यान देंगे तो ये जो बर्डन है सोसाइटी पे स्ट्रोक का, इसको हम कम कर सकते हैं। अगर स्ट्रोक हो गई तो क्विक ट्रीटमेंट से इस बर्डन को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। और इसके बाद जो पेशेंट्स रिकवर हो गए, जिसको स्ट्रोक हुआ पूरी तरह ठीक नहीं हो पाते हैं, तो ऐसे लोगों को न्यूरो रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ती है। और न्यूरो रिहैबिलिटेशन सिर्फ फिजियोथेरेपी नहीं है, घर के लोगों को भी, हाथ जो पैरालाइज हो गई उसको हाथ पैर को जितना चलाएंगे उतना ब्रेन को सिग्नल जाते उसको इम्प्रूव करना है, और इसमें समय लगता है। लेकिन बिल्कुल नहीं करेंगे तो हाथ पैर स्टिफ हो जाएगी, पेनफुल हो जाएगा। जो भी बचा कुचा लाइफ है पेशेंट का वो थोड़ा स्ट्रेसफुल है, वो टेंस रहेगा, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा, तो और रिकवरी स्लो हो जाएगी। तो रिहैबिलिटेशन बहुत ज़रूरी है। अब न्यूरो रिहैबिलिटेशन के लिए आप सेंटर ढूंढें कि वहाँ पे सब कुछ, स्पीच थेरेपी आती है, उसमें लिम्स की थेरेपी आती है, बहुत चीज़ें उसमें आती है। अभी एक हाइपरबैरिक ऑक्सीजन थेरेपी एक है जिसमें कि हाई कंसंट्रेशन में ऑक्सीजन दी जाती है। इससे बहुत चीज़ों में देखा गया है कि मरीजों को जल्दी फ़ायदा हो जाता है। आप नॉर्मल टाइम पे ऑक्सीजन की इंपॉर्टेंस को तो कम नहीं कर सकते हैं। सब लोगों ने देखा कोविड में ऑक्सीजन तो नॉर्मल सांस के लिए ज़रूरी थी, बट बहुत सारे डिजीज़ है जहाँ पे कि हाई प्रेशर में ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं तो उससे इंप्रूवमेंट होती है। तो जहाँ ऐसे सेंटर तो वहाँ जाएँ। जल्द ही हम क्यूरेस्ट हॉस्पिटल में ये मशीन, पहली बार झारखंड में और बिहार में पहली बार ये मशीन होगी, वो हम लेके आ रहे हैं ताकि एक कंप्लीट न्यूरो रिहैबिलिटेशन की सेटअप मिल सके वहाँ पे, और उसमें ट्रेंड लोग उसको कर सकें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो खाली स्ट्रोक होना, डायग्नोज होना या इलाज होना, इलाज होने के बाद घर चले जाना, डॉक्टरों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी घर भेजने के बाद ख़त्म नहीं होनी चाहिए, और पेशेंट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। उनको रेगुलर डॉक्टर के चेकअप में रहना चाहिए कि क्या करना है। तो मुझे लगता है इन सब चीज़ों के ऊपर हम थोड़ी थोड़ी ध्यान देंगे तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच बनेगा। और जो गोल्डन आवर में अगर ट्रीटमेंट होती है तो कुल मिला के समाज के ऊपर, एक फैमिली के ऊपर जो पोस्ट स्ट्रोक जो प्रेशर होती है वो कम हो जाएगी। क्योंकि एक बार जिसे स्ट्रोक हो गया तो आप जानिए उस पेशेंट को 24 घंटे का अटेंडेंट की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बार पेशेंट्स आते हैं 80 साल 90 साल उम्र है, बोलते हैं इनको ऑपरेशन कर दीजिए, प्रेशर करते हैं। ऐसा नहीं है। उसके बाद भी अगर मान लो उनको फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा है कि केयर नहीं कर पाएंगे, या उस एज में सर्वाइवल क्वेश्चनेबल, अगर डॉक्टर ने मना किया तो फिर उसको मान लेनी चाहिए। तो इन सब चीज़ों के ऊपर अगर हम ध्यान देते हैं और सरकार की भी स्ट्रिंग प्रोग्राम चलती है तो मुझे विश्वास है कि हम इन चीज़ों से हम लोग सोसाइटी के ऊपर स्ट्रोक एंड पोस्ट स्ट्रोक बर्डन को हमको कम करना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप न्यूरोलॉजिस्ट हैं, बहुत सारे केसेस हैंडल किए होंगे, ट्रॉमा केसेस भी आते हैं। आप अपना ये एक्सपीरियंस शेयर करिए कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस आपको कौन सा लग रहा था? मैं न्यूरो सर्जन हूँ और न्यूरो साइंसेज, न्यूरो सर्जरी और न्यूरोलॉजी कंबाइंड होती है। कोई एक पर्टिकुलर केस तो मुझे बताना किसी डॉक्टर के लिए बहुत मुश्किल है। तो थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट्स हम लोगों ने देखा है। बट जो पहली बार मैं रांची आया तो मुझे एक केस अभी याद आ रहा है कि मुझे 6 दिन हुए थे, मैं अपोलो हॉस्पिटल में था। रात को 11 बजे पेशेंट आए, वो हाई स्पीड ड्राइव कर रहे होंगे वो हाईवे पे, और सामने एक ट्रक खड़ा था जिसमें कोई लाइट नहीं थी और पूरा ब्लैक था। उन्हें दीवार की तरह दिखा और ट्रक गाड़ी को, अपनी कार को ट्रक के नीचे वो चले गए।
पहली बार वेंटिलेटर्स को अरेंज करना और फिर आईसीयू का सेटअप और इन सब सारी चीज़ों को, उस ज़माने में बहुत सारे एडवाइस आते थे कि ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, बट नाउ पीपल हैव अंडरस्टूड धीरे धीरे कि व्हाट इज़ रिक्वायरमेंट। पहले बोलते थे लोग वेंटिलेटर पर डालें तो पेशेंट नहीं बचेगा, बट वेंटिलेटर का मतलब है सपोर्ट फॉर मैनी मैनी रीजन्स, राइट। तो पेशेंट्स होनी चाहिए ट्रीटिंग टीम में भी, फैसिलिटीज़ होनी चाहिए। अगर उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, अगर और कोई फैसिलिटीज़ है जो कि होने से पेशेंट ठीक हो सकता है, तो डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल्स को ऑनेस्टली बता देना चाहिए कि हमारे पास ये फैसिलिटी नहीं है, जहाँ भी उस शहर में है वहाँ भेज दो, या और कहीं बाहर जाना है तो वहाँ चले जाओ। हम सब लोगों को मिलकर ये कोशिश करनी चाहिए कि अपने शहर में, अपने इलाके में सारी फैसिलिटीज़ हो, गवर्नमेंट हो, प्राइवेट में जो भी हो, ताकि यहाँ के लोग बाहर नहीं जाएं। और इमरजेंसीज़ में आप बाहर भी जाओगे तब तक तो इमरजेंसी बहुत देर हो चुकी होती है, तो किसी भी इमरजेंसीज़ को हैंडल करने के लिए किसी भी सिटी में उतनी व्यवस्था होनी चाहिए। तो वैसे पेशेंट्स 47 डेज़ वेंटिलेटर पे थे, और उसके बाद पेशेंट आज रिकवर करने के बाद में ही इज़ डूइंग गुड इन लाइफ, नॉर्मल लाइफ, ऑलमोस्ट नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं इमरजेंसी में। ट्रॉमा, रोड एक्सीडेंट्स इतना ज़्यादा है, ख़राब सड़कें हैं तो एक्सीडेंट, अभी अच्छी सड़क हो गई है तो हाई स्पीड के कारण एक्सीडेंट। ड्रिंक एंड ड्राइव इज़ अ बिग प्रॉब्लम। गवर्नमेंट कभी कभी चेक करती है त्योहारों के टाइम पे, साल भर चेक करिए। साल भर लोगों को अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, वो फॉलो नहीं करते हैं। कुछ लोगों बोलते हैं कि सर बगल में सिर्फ सब्जी लाने के लिए गया आज इसलिए हेलमेट नहीं पहना, बाकी दिन में रोज़ पहनता हूँ। एक्सीडेंट कोई बता के नहीं आती है, और बहुत बार आप ऐसा समझिए कि आपके द्वारा एक्सीडेंट नहीं हो, किसी ने किसी और की गलती से हो रही है, आपको नुकसान हो रही है। तो पुलिस के चालान के कारण, डर के कारण हेलमेट आप पहनते हो, फिर उतार देते हो अगले चौक पे, बाल खराब हो जाएगा, ऐसी बहाने लोग बनाते हैं। तो ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए, और आप लिमिट में ड्राइव करिए। ओवर स्पीड, गवर्नमेंट के रूल्स बहुत हैं, लेकिन सिविक सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्रॉमा के पेशेंट्स में मैं बताऊंगा, खास करके प्री हॉस्पिटल केयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप एक्सीडेंट हुआ तो हॉस्पिटल कैसे लेके जा रहे हैं, कितना जल्दी लेके जा रहे हैं, कहाँ लेके जा रहे हैं। जैसे मैंने कहा, एक अच्छे अस्पताल में लेके जाए जहाँ सारे ट्रीटमेंट हो जाएं। अब एक स्पेशलिटी है, ट्रॉमा अगर होती है तो पॉली ट्रॉमा होता है। एक्सीडेंट सिर हेड इंजरी भी होती है, नेक इंजरी होती है, जैसे सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, चेस्ट इंजरी होती है, एब्डोमेन इंजरी होती है, हिप इंजरी होती है, हाथ पैर में इंजरी होती है। तो ये सारे चीज़ को मैनेज करने के लिए टीम ऑफ डॉक्टर्स रहेंगे। सो ये सारी चीज़ें टीम वर्क है, जहाँ टीम अच्छी हो वहाँ पे जाना चाहिए। और ट्रॉमा में भी क्विक ट्रीटमेंट, इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट, करेक्ट ट्रीटमेंट होने से बहुत रिजल्ट्स अच्छे होते हैं। और स्पाइन इंजरी में खासकर मैंने देखा है ऑटो में लेके आ रहे हैं, या एम्बुलेंसेज हैं। मैं आपके माध्यम से ये जानकारी लोगों तक देना चाहता हूँ कि एम्बुलेंस में भी आप वाइट कलर का एक गाड़ी देख के एम्बुलेंस मत समझिए, उसमें आप चेक करिए ऑक्सीजन की व्यवस्था है कि नहीं, सक्शन की व्यवस्था है कि नहीं। एक बेसिक एम्बुलेंस होती है, BLS बोलते हैं, एक ACLS बोलते हैं, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ होती है। किस पेशेंट को किस में ट्रांसपोर्ट करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। रोड्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं, कैसे रोड से लैंड। राइट, सरकार ने एक अच्छी नियम बनाई है कि रोड के बाएं साइड को टर्निंग में क्लियर रखो, ताकि बाएं साइड को रुकना नहीं पर निकल जाए। एम्बुलेंसेस को जगह देना है। बहुत लोगों को मैंने देखा है कि ईगो आती है, अरे एम्बुलेंस को जगह दो, हो सकता है कल को उस एम्बुलेंस में आप ही हो और आपको कोई जगह नहीं दे रहा है। हम सब मिलकर समाज का ऐसा निर्माण करनी चाहिए कि सब आप थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट ले। आप जाएं बाहर के देशों में, अगर कोई रोड क्रॉस कर रहा है तो गाड़ी वाले प्रेम से रोक देते हैं। यहाँ पे कोई गाड़ी टर्न करता रहता है तो ये टेढ़ा करके गाड़ी को लेके जाते, पहले तो मैं निकलूँगा। तो वो पेशेंस लेवल, थोड़ी सी मैच्योरिटी सोसाइटी में आ जाएगी, एजुकेशन के साथ में आएगी, लेकिन थोड़ी सी ईगो का भी कम करना चाहिए हमारे देश में। तो हमको लगता है इफ़ यू डू लिटिल बिट फॉर अदर्स, कुल मिला के आपको ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, तो वी शुड डू इट। और अभी 11 to 17 जनवरी क्यूरेस्टा की तरफ से जो रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम चलेगा, उसके बारे में कुछ बताइए। सी रोड सेफ्टी अवेयरनेस प्रोग्राम बेसिकली उसी रोड सेफ्टी को लेके है, जिसमें मैंने हाईलाइट किया कि प्रिकॉशन लें, ओवर स्पीडिंग ना करें, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें। जिन्हें गाड़ी नहीं चलानी आती है उसे आप गाड़ी पकड़ा दोगे ऐसे जगह पे, वो खुद को भी इंजोर करेगा, दूसरों को भी इंजोर करेगा। ट्रैफिक रूल्स जितने भी हैं उसे स्कूल के टीचर्स, प्रिंसिपल्स अपने लेवल पे अपने स्कूल में लोगों को बताएं इसका मतलब क्या होता है। एट द सेम टाइम मैं भी ये भी कहना चाहूँगा, शहर में कोई ट्रैफिक लाइट जलती है, कुछ नहीं जलती है, तो एक यूनिफॉर्म सिस्टम होनी चाहिए।
एक साइंटिफिक वे ऑफ लेआउट ऑफ ट्रैफिक सिग्नल्स होनी चाहिए। पूरे शहर में जेब्रा क्रॉसिंग कितनी है रांची में, अगर आप कहीं देखो तो मुझे बताओ, दूसरे सभी जगहों में है तो बाकी जगह जाएंगे तो आपके सिग्नल में एक पैदल यात्री को कब क्रॉस करना है वो भी इंडिकेटर आता है, और दिखना चाहिए लाइट प्रॉपरली। बहुत बार यहाँ नहीं रोक के आगे रोकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं। पुलिस का भी एक रोल होना चाहिए, ट्रैफिक का भी रोल होना चाहिए। ट्रैफिक के जो पुलिसकर्मी हैं वो भी इंसान हैं, उनसे भी अच्छे से पेश आने चाहिए। कुछ लोग अपनी दादागिरी दिखाते हैं कि मुझे कैसे रोक लिया। जो हाई सायरेंस बजाते हैं, गवर्नमेंट ने बैन कर रखा है सायरेंस, कभी किन्हीं किन्हीं को अलाउड है। वो वीआईपी कल्चर जो सायरन की होती है, लोग पैनिक कर जाते हैं रोड पे, वो दाएं बाएं करने लगते हैं। अभी तो ये है कि सायरन बजता है तो हम ये मानते हैं कि एम्बुलेंस होगा, मुझे जगह दे देते हैं। कभी मैं देख खाली गाड़ी, वीआईपी गाड़ी दौड़ रही है, लोग पैनिक करके भी एक्सीडेंट हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ों पर अगर हम ध्यान देंगे तो अवेयरनेस की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं होनी चाहिए। रोड डिपार्टमेंट छोटे छोटी चीज़ों पर भी ध्यान दे, उन्हें कहीं रेडियम रिफ्लेक्टर्स होने चाहिए, कहाँ से टर्न हो रही है, इंडिकेटर्स होने चाहिए। बहुत जगह मिलेगा, बहुत जगह नहीं मिलेगा। पॉट होल्स, आप किसी भी सभ्य समाज में, सभ्य देश में जाएं जहाँ गड्ढे नहीं होते सड़क पे, अगर आपके सड़क पे गड्ढे हैं मतलब समझिए कि somebody इज़ नॉट पेइंग अटेंशन। अब बहुत बार हमने देखा है, रोड के दोनों साइड ड्रेन है, कुछ ड्रेन कवर किए हुए हैं, कुछ 2-4 स्लैब खुले पड़े हैं और उसमें बच्चे गिर जा रहे हैं। स्कूल बसेस को मैंने देखा है, एक चक्का फंस गया उस गड्ढे में और बच्चे उसमें फंस गए हैं। बहुत जगह रोड्स ऐसे हैं कि अचानक सकरी हो जा रही, किसी एक भाई साहब ने अपनी बाउंड्री वॉल को सड़क पे ले आई, इंक्रोच कर ली। ये सिविक सेंस की कमी है लोगों में। ओवर स्पीड का बहुत ज़्यादा दिक्कत है। जी, तो बॉटल नेक्स अगर रोड पे रहेंगे तो प्रॉब्लम है। कुछ गलियां हैं, स्ट्रेट रखिए, एक जगह पतला एक जगह बहुत चौड़ा, तो इससे आपको ट्रैफिक जाम ही होगी। और हमेशा एक लेन में गाड़ी चलाएं, अपनी लेन को फॉलो करें। आप देखें कहीं जाम होता है, 1 लेन 2 लेन 3 लेन इधर से हो जाएगी, 3 लेन उधर से हो जाएगी, और फिर आपका आधा घंटा जाम क्लियर करने में लगेगा। आप अगर अपनी लाइन मेंटेन करो 2 मिनट में जाम क्लियर हो जाएगी। तो ये सिविक सेंस भी होनी चाहिए। अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। रोड सेफ्टी अवेयरनेस या वीक या इस तरह की कोई भी प्रोग्राम अगर चलती है तो लोगों में जागरूकता इन्हीं सब चीज़ों के लिए होती है। थोड़ी धीरज, थोड़ी धैर्य, थोड़ी नियमों का पालन, नियमों की जानकारी, इन सब चीज़ों को मिला के अवेयरनेस का प्रोग्राम हम लोग कोशिश करते हैं कि लोगों को जागरूक कर पाएँ और सरकार के इस मुहिम में हम साथ दे पाएँ। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से भी ये सेफ्टी वीक चल रही है। सो डॉक्टर संजय कुमार से हमें बहुत कुछ जानने को मिला। अब वी होप कि ब्रेन स्ट्रोक के बारे में जितना भी नॉलेज था आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको फर्दर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं थी आपके साथ प्रियंका सिंह और आप देख रहे थे द न्यूज़ पोस्ट।